योगी सरकार अपने इस नए कार्यकाल में सूबे में गति को और तेज करने में जुटी है। आज सुबह 11 बजे योगी कैबिनेट की दूसरी बैठक होनी है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडास पर चर्चा होगी, जिसमें यूपी के विकास से जुड़े कई प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कैबिनेट मीटिंग में 15 प्रस्ताव लाए जाएंगे, जिनमें मथुरा, प्रयागराज में हेलीपैड निर्माण, पर्यटन विभाग से जुड़े प्रस्ताव, इसके अलावा 4 नए पुलिस कमिश्नरेट को लेकर मंथन हो सकता है। वहीं उद्योग, कृषि, स्वास्थ्य से जुड़े कई फैसलों पर विचार किया जाएगा। तो योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक होनी है, जिसमें तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे ये बैठक होगी। बैठक में 15 प्रस्ताव लाए जाएंगे, जिन पर मुहर आज लग सकती है। नए पुलिस कमिश्नरेट बनाए जाने की चर्चा जोरों पर है और आज संभव है कि इस पर भी मंथन किया जा सकता है। तो चलिए अब समझेंगे कि किन किन प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, जैसे सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, छुट्टा जानवरों के लिए गौशाला, वरिष्ठ महिलाओं को फ्री बस यात्रा, तबादला नीति पर मुहर लग सकती है। ये तमाम वो मुद्दे रहेंगे और वो चीजें रहेंगी जिन पर आज मुहर लग सकती है। कैबिनेट की बैठक में आगरा, मथुरा, प्रयागराज में हेलीपोर्ट, ग्रेटर नोएडा में मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन, गन्ना किसानों के भुगतान संबंधी प्रस्ताव, निजी निवेश के जरिए 1 करोड़ रोजगार, 6 धनवंतरी मेगा हेल्थ पार्क बनाने पर विचार। ये तमाम वो मुद्दे हैं जिन पर आज विचार विमर्श हो सकता है और इन प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। सिंचाई के लिए भी प्रस्ताव लाया जा सकता है, मुफ्त बिजली के लिए विचार विमर्श हो सकता है। ये तमाम बड़े मुद्दे हैं और इन प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। ज्यादा जानकारी हमारी सहयोगी अनामिका हमें देंगी। अनामिका, कौन कौन से विशेष मुद्दे रहेंगे जिन पर नजर रहेगी, क्योंकि पुलिस कमिश्नरेट बनाए जाने की भी काफी लंबे वक्त से चर्चा हो रही थी कुछ शहरों में। और देखिए आरजू, बड़ी बात यह है कि ये योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल की दूसरी कैबिनेट बैठक है। पहली बैठक में जो अन्न योजना थी उसको एक्सटेंड किया गया था 3 महीने के लिए आगे। ये जो दूसरी बड़ी कैबिनेट बैठक है इस कार्यकाल की, इसमें माना जा रहा है कि कुछ अहम बिंदुओं पर चर्चा के साथ कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, जिसका जिक्र भी किया आपने कि 4 जिले ऐसे हैं जहाँ पे कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने को लेकर लंबे समय से चर्चाएं चल रही हैं। ये भी माना जा रहा है कि जो पहले जिले लागू किए गए थे जहाँ पर वहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं, लिहाजा उसको कुछ बड़े जिलों में एक्सटेंड करने की बात सामने आ रही, जिसमें गाजियाबाद है, आगरा है, प्रयागराज है, इसके अलावा एक जिला और भी है। तो कहा यह जा रहा है कि इसको लेकर के आज कैबिनेट में फैसला हो सकता है। लेकिन इसके इतर भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं जो लोक संकल्प पत्र के वादे में भी शामिल है और आज दूसरी कैबिनेट की बैठक है, लिहाजा इस पर भी चर्चा होगी और माना जा सकता है कि इसको लेकर भी मुख्यमंत्री कुछ बड़ा फैसला कर सकते हैं, जिसमें किसानों के लिए मुफ्त सिंचाई का जिक्र किया गया था लोक संकल्प पत्र के वादे में, बड़ा वादा था ये। इसके अलावा छुट्टा जानवरों के लिए जो एक आश्रय गृह बनाने की बात की जा रही थी उसको भी लेकर चर्चा चल रही है। साथ ही 60 साल से ज्यादा उम्र की जो महिलाएं हैं उनको परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा करने के लिए जो एक पिछले दिनों हमने देखा था कि ऐलान किया गया था, उसको भी आज कैबिनेट के जरिए मंजूरी देने की बात सामने आ रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो बनकर तैयार है, लगातार उस पर ट्रैवल हो भी रहा है लोगों का, लेकिन उस पर भी तक टोल टैक्स को मंजूरी नहीं दी गई है कि कितना होगा किराया टोल टैक्स का, उसको भी लेके कहा जा रहा है कि आज बड़े फैसले हो सकते हैं। तो 10 से 12 यानी कि 1 दर्जन कुछ ऐसे बिंदु हैं, महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर आज चर्चा होगी। लेकिन देखना ये होगा कि इसमें से कितने बिंदुओं पर सहमति की मुहर लगती है कैबिनेट से और उसको और कितनों को एग्जीक्यूट करने की बात सामने लगता है कि घोषणा पत्र पर ज्यादा विचार किया जाएगा और उस पर ही मतलब महत्ता वही रहेगी कि जो घोषणा पत्र में वादे किए गए हैं उनको पहले पूरा किया जाए और उन्हीं मुद्दों को लेकर आज चर्चा संभव है। और देखिए हमने पहले कार्यकाल में भी ये देखा था कि जो लोग संकल्प पत्र में वादे किए गए थे उसको पूरा करने के लिए, यानी कि वो तो वादा ऐसा है जो कर की सरकार सत्ता में आई है, लिहाजा वो प्रायोरिटी पे है। और यही वजह है कि माना यह जा रहा है कि जो आज कैबिनेट बैठक होने वाली, चूंकि जो पहली कैबिनेट हुई थी उसमें सिर्फ और सिर्फ जो अन्न योजना थी उसको एक्सटेंड किया गया था, कोई बड़ा डिसीजन नहीं हुआ था योजनाओं से संबंधित या प्रदेश के विकास से संबंधित। तो ये जो दूसरी कैबिनेट की बैठक है इसमें माना जा रहा है कि जो लोक संकल्प पत्र में वादे थे उसमें से कुछ वादों पर अमल करके 2 से 4 वादे ऐसे हो सकते हैं जिसको लेकर के अमली जामा पहनाने को लेकर आज फर्स्ट स्टेप बढ़ाया जा सकता है। आज 11 बजे बैठक होनी है। अनामिका, आप हमारे साथ बने रहिए और तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। आपको बता दें कि ये अहम बैठक होनी है और दूसरी कैबिनेट की बैठक होनी है।
आज सीएम योगी पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू बंगाली परिवार को तोहफा देंगे। सीएम योगी सुबह 10 बजे लोक भवन में 63 परिवारों को कृषि भूमि और आवासीय पट्टा सौंपेंगे। सीएम की तरफ से मुख्यमंत्री आवास योजना का स्वीकृति पत्र भी सौंपा जाएगा। ये 63 हिंदू परिवार 1970 में पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश से विस्थापित होकर भारत आए थे और यहाँ पर उन्होंने शरण ली थी। आज योगी सरकार इन्हें पूर्णतः भारत में बसाने के लिए जमीन मुहैया कराने वाली है, जिसके लिए कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद रहेंगे। कृषि भूमि और आवासीय पट्टा इन्हें दिया जाएगा। 63 हिंदू परिवार हैं। अनामिका हमें ज्यादा जानकारी देंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अनामिका, 63 परिवारों के लिए एक राहत भरी खबर होगी। देखिए, राहत की खबर होगी और आपने याद करिए आपकी इसी सरकार के पिछले कार्यकाल में 2021 में ये कदम उठाया गया था। यूपी सरकार की ओर से कहा गया था कि जो परिवार पाकिस्तान से विस्थापित है, यानी कि जिनको वहां पर परेशान किया गया या किसी न किसी वजह से वो अपनों से बिछड़ गए और वो देश में इंडिया में आके रहने लगे, लेकिन तब से उनको अब तक स्थापित होने के लिए कोई मौका नहीं मिला। आवासीय भूमि नहीं मिली, कृषि के लिए पट्टा नहीं मिला। वो जैसे तैसे छोटे मोटे रोजगार करके छोटे मोटे व्यवसाय के जरिए अपना परिवार का पालन कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसे परिवार को यूपी सरकार अपनी ओर से मदद करेगी। उनको बाकायदे शिफ्ट होने के लिए, रहने के लिए आवासीय पट्टा देगी, कृषि भूमि अभी दी जाएगी ताकि वो उसके जरिए अनाज पैदा कर सके, कृषि जो उनके लिए व्यवसाय एक बन सके। इसके अलावा उनको पहचान पत्र भी दिया जाएगा, मुख्यमंत्री की ओर से स्वीकृति पत्र भी दिया जाएगा और साथ ही 63 परिवार आज लोक भवन में मौजूद होंगे। हालांकि कहा तो ये जा रहा है कि हस्तिनापुर मेरठ में भी कुछ परिवार पहले से रह रहे थे, उनको बुलाया गया है, लेकिन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर अलग अलग जगहों पर ये रह रहे हैं और जैसे तैसे रह रहे हैं, जिनके पास बिल्कुल। और ये पहले मुश्किलों में रह रहे थे अनामिका, और अब विस्थापित परिवारों को सीएम योगी की तरफ से बड़ा तोहफा दिया जाएगा। मैं आपको बता दें, घोषणा पत्र में किए गए संकल्पों को तेजी से लागू करने के लिए योगी सरकार 100 दिनों का एक्शन प्लान तैयार कर रही है। इसी क्रम में सरकार के विभिन्न विभाग सीएम योगी के सामने अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। आज स्वास्थ्य विभाग अपना प्रेजेंटेशन देगा, जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी और तमाम विकास कार्यों को शामिल किया जाएगा कि किस तरह से पूरा रोड मैप रहेगा और विकास कार्यों का पूरा ग्राफ इसमें तैयार किया जाएगा। प्रेजेंटेशन के लिए अलग अलग समय दिया जाएगा और इसी स्लॉट में सभी अधिकारी अपनी प्रेजेंटेशन पेश करेंगे। सीएम योगी खुद इसकी अध्यक्षता करेंगे। इससे पहले कल समाज कल्याण विभाग से जुड़े हुए सारे विभागों का प्रेजेंटेशन हुआ। इस दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा, मिशन शक्ति को गांव स्तर तक ले जाने के प्रयास होने चाहिए। तो आपको बता दें कि सीएम योगी ने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। कहा है कि मंडल मुख्यालय पर कम से कम एक महिला संरक्षण होना चाहिए। पंजीकृत श्रमिकों का सत्यापन कराने की जरूरत है। उन्होंने कहा 5 साल में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 3 गुना वृद्धि की गई है। छात्रों को लैपटॉप देने की प्रक्रिया में भी तेजी लाई जाए। ये तमाम वो दिशा निर्देश हैं जो सीएम योगी ने विभागों को दिए हैं। आर्थिक सहायता और रोजगार एक ही छत के नीचे मिले। अभ्युदय योजना को जिला स्तर पर लागू किया जाए। साथ ही सामूहिक विवाह योजना की धनराशि भी बढ़ाई जाए। हम लोग चिंतन कर रहे हैं कि महिला कल्याण और बाल पुष्टाहार के लिए क्या क्या करें, क्या क्या योजना बनाएं जिनसे उन्हें लाभ मिले। तीव्रता के साथ जो भी लाभकारी लाभार्थी हैं, इनको लाभ दिया जाना है पिछड़ा वर्ग कल्याण के माध्यम से या दिव्यांगजन सशक्तिकरण के माध्यम से, तीव्रता के साथ उनको लाभ मिले, अपेक्षित लोग छूटे ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत विस्तार से चर्चा हुई। चूँकि अभी बैठक है, मुझे जाना है उसमें, तो कुल मिला के दोनों ही विभागों के लाभार्थियों को समुचित लाभ मिले, इस पे पूरी तैयारी के लिए निर्देश हुआ। अलीगढ़ में एसपी नेता होने का दावा करने वाली रुबीना खानम के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। मंदिरों के सामने लाउड स्पीकर से कुरान पढ़ने की चेतावनी देने वाली रुबीना खानम के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में केस दर्ज किया गया है। हालांकि रुबीना खानम ने मुकदमा दर्ज करने को गलत बताया है। वो मुकदमा मेरे ऊपर जो दर्ज हुआ है वो बिल्कुल गलत दर्ज हुआ है। ना मैंने कोई ऐसी बात कही है
और रही बात ये, हर इंसान को अपनी बात रखने का हक़ है। ये लोकतंत्र है इस देश के अंदर, और हमें हर इंसान को, हर धर्म के इन लोगों को अपनी अपनी बात रखने का हक़ है। जब दूसरे धर्म के लोगों ने जब इस तरह का बयान दिया कि हम जो हैं मंदिर के सामने, अगर मस्जिद में अगर लाउड स्पीकर नहीं उतारे गए तो हम जो हैं वहाँ पर बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तो उसके जवाब में मैंने इसी बात ये कही कि ये बताइए कि अगर आप इस तरह का करेंगे तो हम मंदिर के सामने बैठ करके कुरान का पाठ करेंगे। बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सवाल उठ खड़ा हुआ है। क्या बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर धर्म देखकर चल रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश तक चल रहे बुलडोजर के एक्शन पर जमीयत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और आरोप यही है कि अपराधियों और माफियाओं को निशाना बनाया जा रहा है, मुस्लिमों के खिलाफ साजिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश हो या फिर मध्य प्रदेश, बुलडोजर गरज रहा है। जिसकी आवाज अब देश की सर्वोच्च अदालत तक सुनाई पड़ रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमा हिंद की ओर से याचिका दायर की गई है। मांग है कि राज्य सरकार को आदेश दिया जाए, बिना अदालत की अनुमति के बिना किसी का घर ना गिराया जाए। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने याचिका में कहा है, बीजेपी शासित राज्यों में अपराध की रोकथाम की आड़ में मुसलमानों को निशाना बनाने की चाल चली जा रही है। इस पॉलिसी का कोई कानूनी बेसिस नहीं है। सिस्टम में कोई भी चीज कानून की बुनियाद पर चलता है, इसमें कानून का कोई बेसिस नहीं है। तो इसमें सबसे पहला तो एक्शन ये होना चाहिए कि जिन लोगों ने इसको किया है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। जब हुकूमतें नहीं सुनती हैं तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी अदलिया है, सुप्रीम कोर्ट है, तो जाहिर बात है कि वहाँ चाराकार के लिए और अपनी बात कहने के लिए और हक और इंसाफ मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट ज़रूर जाया जाएगा। इस बीच उत्तर प्रदेश में अपराधियों माफियाओं पर कार्रवाई जारी है। प्रयागराज में 2 प्रॉपर्टी डीलरों की ओर से की गई अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दी है, तो मऊ में बुलडोजर की धमकी सुनाई दी। अगर उत्तर प्रदेश में आंकड़ों पर नजर डालें तो 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में 1848 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चला है। 1322 करोड़ की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट में जब्त हुई है। इनमें सबसे ज्यादा अतीक अहमद की 330 करोड़ की संपत्ति, मुख्तार अंसारी की 150 करोड़ की संपत्ति जब्त या फिर ध्वस्त की गई है। लेकिन ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है जो ये साबित करता हो कि सिर्फ मुस्लिमों पर कार्रवाई की गई है। अब मध्य प्रदेश के आंकड़े देखिए। 2 साल में 15,397 एकड़ जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। 12,640 अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला है। 458 गुंडे बदमाशों को जिला बदर किया गया है। अपराध की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। अपराध कोई भी करता है वो समाज के लिए घृणा का पात्र है, सजा का पात्र है और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मदनी को विचार करना चाहिए कि वो ऐसे कानूनों को, ऐसी कार्रवाइयों को धर्म के चश्मे से न देखें। जमीयत की ओर से दाखिल याचिका में मध्य प्रदेश के खरगोन में हुई घटना और उसके बाद राज्य सरकार की कार्रवाई का जिक्र किया गया है और आरोप यही है कि बुलडोजर की दिशा धर्म के रास्ते पर मोड़ी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर देवरिया से है, जहां एक भीषण सड़क हादसा हो गया और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं।
गौरी बाजार रुद्रपुर मार्ग पर निजी बस और बुलेरो की आमने सामने भिड़ंत हो गई। मरने वालों में गाड़ी सवार 4 लोग कुशीनगर के थे और एक देवरिया का बताया जा रहा है। ये लोग तिलक कार्यक्रम के बाद रात में घर वापस जा रहे थे। मुख्यमंत्री योगी ने सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत पर गहरा दुख जताया है और अधिकारियों को घायलों का समुचित इलाज कराने के निर्देश दिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। देवरिया में भीषण सड़क हादसा हो गया है। वहीं सीएम योगी के ऑफिस ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट कर लिखा, यूपी के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनपद देवरिया में हुई एक सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री जी ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए। मुठभेड़ का सिलसिला भी लगातार जारी है। आपको बता दें, आगरा में कल रात अलग अलग 2 जगहों पर मुठभेड़ हुई, जिनमें 2 बदमाश घायल हुए। थाना शमशाबाद और थाना फतेहाबाद इलाके में ये मुठभेड़ हुई। थाना फतेहाबाद इलाके में एक बदमाश बाइक से जा रहा था, तभी इसकी पुलिस से मुठभेड़ हो गई और पुलिस की गोली लगने से वो घायल हो गया। इसी तरह थाना शमशाबाद इलाके में भी बदमाश एक बाइक से जा रहे थे और इसी दौरान पुलिस की मुठभेड़ में उसे गोली लगी। मुठभेड़ में घायल दोनों बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो पुलिस फायरिंग के दौरान 2 बदमाशों को गोली लगी है और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।